कि 4 साल पूछना तो दूर, कोई काम क्या कहाँ मिलेगा उनसे। मैं चमचागिरी तो मैं करता नहीं, ना मैं वहाँ जाकर बैठूँ, बाहर बैठ जाऊँ उनसे मिलने। इनकी तो आदतें बहुत ख़राब है। हम तो मुख्यमंत्री से सीधा मिला करते, चौधरी बंसीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे। हम तो बिना टाइम मांगे चले जाते थे, मुख्यमंत्री होते थे मिल के आते थे, उनसे काम होता बता देते। ये तो मिलते ही नहीं है, तो टाइम लो इनसे, 6-6 महीना तो टाइम नहीं देते। मैंने उनसे कहा कि आपकी पार्टी में मेरे राजनीतिक विरोधी हैं राव इंद्रजीत सिंह, और वो मुझे आपकी पार्टी से टिकट नहीं लेने देंगे, मैंने चुनाव लड़ना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं, आपने विधानसभा का लड़ना है। तो कहने लगा वो क्या करेंगे, मैं अमित शाह से आपकी यस करवा दूंगा पहले, और आने वाला समय कांग्रेस का लग रहा है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोगों का फ़ायदा होगा, इलाके का विकास होगा, इसलिए हमने ये फैसला लिया। दूसरा सबसे बड़ा काम मैंने किया वो किया, मैं उनको सम्मान दिया। मेरे से पहले तो मेरे विरोधियों के तो कोई घुस नहीं सकता था, वो तो लोगों से मिलते ही नहीं थे। मैंने आम आदमी की सीधी अप्रोच की, मुझे सीधा आके कोई मिल सकता है। मैंने ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म किया। एंटी राव और प्रो राव, ये पहले था मुद्दा, 20 साल पहले, आज नहीं है वो। आज तो अगर किसी गांव में आप जाओगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्पेशली, तो लोग ये कहेंगे ये जगदीश यादव का समर्थक है, ये राव इंद्रजीत का समर्थक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है कि अब जैसे स्वास्थ्य फ्री होता है, ऐसे ही स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे है। अब सारा तो प्राइवेट हो गया, अब गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता बच्चे को, इतनी बुरी हालत है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ हैं अहिरवाल के चर्चित नेता पूर्व मंत्री जगदीश यादव। इनका परिचय पिछले 2 दिन से सब जान चुके हैं। इन्होंने भाजपा को बाय बाय कह करके कांग्रेस का हाथ थामा है। आज ही दीपेंद्र हुड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर इन्होंने उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में और स्थानीय नेता कैप्टन अजय सिंह यादव और दूसरे साथियों की उपस्थिति में कांग्रेस ज्वाइन की है। आज इनसे हर मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, बिना किसी लाग लपेट के बेबाकी से ये अपनी बात कह देते हैं। तो इनसे सबसे पहले तो यही कारण जानना चाहेंगे कि भाजपा छोड़कर अचानक कांग्रेस में क्यों आना हुआ। वैसे अचानक शब्द ठीक नहीं है, पिछले काफ़ी दिनों से इनके कांग्रेस में आने की चर्चाएं चल रही थी। अगर मैं सही हूं तो बहुत देर से आप कांग्रेस में आए हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका प्रयास चल रहा था। तो कृपया बताने का कष्ट करें कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में क्यों आना हुआ। वैद्य जी, आपको मालूम है कि 4 साल पहले जब मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, उस समय मैंने उनकी इतनी मदद की थी कि उनका सांसद जीत नहीं सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कहने पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आप हमारी मदद करो, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, अपनी पार्टी से टिकट देंगे। मैं बिना पार्टी ज्वाइन किए हुई और उनके उम्मीदवार को 75,000 वोटों से जिताने का काम किया था कोसली विधानसभा क्षेत्र से। जीतने के बाद भी मैं उनसे मिला। एक दिन तो मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों थे हरियाणा भवन में, और उन्होंने कहा कि आप पार्टी अब ज्वाइन करोगे या चुनाव के बाद करोगे, पार्लियामेंट के चुनाव के। मैंने कहा जी मुझे टिकट कंफर्म करो आप, तो फिर ज्वाइन तो मुझे अब करवा लो, चाहिए बाद में करवा लेना, आपकी मर्जी है, कोई ऐसी बात नहीं, कभी भी करवा लो। तो कहने लगा ठीक है, 1 सप्ताह बाद में को आपने मुझसे एक वायदा किया था 1 साल पहले, 2018 में 5 जून को मिला था मैं, उन्होंने बुलाया था, मिला नहीं, उन्होंने बुलाया था मुझे हरियाणा भवन। 3 जून को उनका मैसेज आया कि आप मुख्यमंत्री जी मेरे से मिलना चाहते हैं। तो डॉक्टर बलदेव राज चावला जी हमारे रिलेटिव हैं, वो पंजाब के पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी रहे एक बार। तो उनका मैसेज आया कि मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही है कि उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप यादव साहब को हमारे साथ लाओ। तो चावला साहब कहने लगे मैंने एक बात कही, वो तो चुनाव लड़ते हैं, अगर आप चुनाव लड़वाते हो तो मैं ले आऊँ, बात करूँ मैं। कहने लगा हम चुनाव लड़वाएंगे उनको। तो चावला साहब का जब फ़ोन आया तो कहने लगे मुख्यमंत्री से मिल लोगे आप? मैं कहा मिल लूँगा।
तो उन्होंने टाइम रखवा दिया 5 जून 2018 को हरियाणा भवन में 2 बजे मिलने का समय रखा। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने सीधी सी बात ये कही कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। मैंने उनसे कहा कि आपकी पार्टी में मेरे राजनीतिक विरोधी हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो आपकी पार्टी में मंत्री हैं इस समय के अंदर में, और वो मुझे आपकी पार्टी से टिकट नहीं लेने देंगे, मैंने चुनाव लड़ना है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो तो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं, आपने विधानसभा का लड़ना है। मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मुझे टिकट लेने नहीं देंगे क्योंकि वो पावरफुल आदमी है बीजेपी में। तो कहने लगा वो क्या करेंगे, मैं अमित शाह से आपकी यस करवा दूंगा पहले। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो करवा लो आप। तो उसके 2018 की बात है, 19 में पार्लियामेंट के चुनाव आया, जब उन्होंने मुझे फिर बुलाया कि आप हमारी मदद करो। तो मैंने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष बैठा था, मुख्यमंत्री था, मैंने एक ही बात कही कि आपने मुझसे ये वायदा किया था 1 साल पहले कि मैं ऊपर से यस करवाऊंगा आपकी, तो आप अगर करवा ली हो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। वो बोले 1 सप्ताह बाद चंडीगढ़ आओ आप। मैं चंडीगढ़ गया तो वो बोला ठीक है आप जो है ना चुनाव के बाद ज्वाइन करना, अब आप हमारी मदद कर दो। ठीक कर दूंगा, मगर वो बात होगी पक्की टिकट की। बोला हाँ। मैंने उनकी मदद कर दी, और चुनाव के बीच में भी उनका फ़ोन आया कि आप जोर लगाओ, थोड़ी पोजीशन ढीली है। मैंने रोड शो करके उनको जिताने का काम किया, उनके कैंडिडेट को। उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो मेरी टिकट कट गई। तो अब मुख्यमंत्री तो मिलते ही नहीं है, अब मिलने जाओ कोई बात करो आप उनसे टिकट के दौरान, भाई क्या पोजीशन है बताओ आप, तो वो तो मिलते ही नहीं, किससे बात करें। तो टिकट कट गई। अगले दिन मुझे फिर बुलाया हरियाणा भवन, 2 अक्टूबर को रात को 11 बजे टिकट कटी थी, 3 को सुबह सुबह फिर बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चुनाव मत लड़ो, मेरी इतनी बात मान लो। मुझे मैं तो चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूँ, आपने टिकट काट दी, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा या कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे रही है, वो भी तैयार थे देने को। कह लगा नहीं आप चुनाव मत लड़ो, मैं आपको बहुत सम्मान दूंगा और आप रहने दो। मैंने उनकी बात मान ली, मैं चुनाव नहीं लड़ा, उसके कैंडिडेट को जिता दिया, अटेली में मदद कर दी, उसको जिताया। उसके बावजूद ये हालत करी उन्होंने मेरी कि 4 साल पूछना तो दूर, कोई काम क्या कहाँ मिलेगा उनसे। मैं चमचागिरी तो मैं करता नहीं, ना मैं वहाँ जाकर बैठूँ, बाहर बैठ जाऊँ और उनसे मिलने, इनकी तो आदतें बहुत ख़राब है। हम तो मुख्यमंत्री से सीधा मिला करते, चौधरी बंसीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, हम तो बिना टाइम मांगे चले जाते थे, मुख्यमंत्री होते थे मिल के आते थे, उनसे काम होता बता देते। ये तो मिलते ही नहीं है, तो टाइम लो इनसे, 6-6 महीना तो टाइम नहीं देते। इतनी बुरी हालत है इनके, तो मंत्री एमएलए नहीं मिल सकते, हमें कौन मिलने देगा, या लोगों से दूर भागते हैं। इसलिए जिनको पता ही नहीं असलियत का क्या हो रहा है, इनके 2-4 आदमी से घिरे हुए हैं, वो इनको रोज़ाना ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे सारी दुनिया आपके पक्ष में है। इसलिए बड़े मुगालते में हैं, बहुत ही अहंकार हो गया है। तो उसकी हालत है, अब हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। मेरा कार्यकर्ता मेरे पास आता है, जी आप बीजेपी में आपकी चलती है, जी मुख्यमंत्री जी खास हैं आपके, अरे आपने चुनाव नहीं लड़ा, जब कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से आपके काम करवा दूंगा, मुख्यमंत्री ने कहा है मत लड़, तो कह रहा जी हाँ आपने चुनाव नहीं लड़ा, अब हमारे काम कोई करता नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो गई कि मुझे परेशानी में होकर के ये फैसला लेना पड़ा। आपके इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपको बुलाया चंडीगढ़, तो उस समय क्या ये जो कटुता थी, ये बर्फ जो जमी हुई थी रिश्तों पर, ये पिघली नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था, मैं तो बल्कि कहा था मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। उनके ओएसडी ने कहा नहीं आप आओ, आपको मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ज़रूर आना हो, तो आपसे बात करेंगे अलग से। मैं चला गया, मैंने उनसे अलग से बात की, तो वो भी मौजूद थे, जवाहर ओएसडी भी थे उनके। तो मैंने उनसे यही कहा था भाई आपने 4 साल आपने क्या किया, अब आज 4 साल के बाद फिर कहते हो आप, मैं तो आपको चाहता हूँ, आपको चुनाव लड़ाऊँगा। मैंने कहा मुझे चुनाव लड़ना है, या तो डिक्लेयर कर दो तुम टिकट देंगे, किसी से जो देने वाला उनसे मेरा एश्योरेंस दिवाओ, या नहीं तो फिर मुझे बताओ, मुझे असमंजस में क्यों रखते हो। कहता नहीं हम आपको सरकार में भी शादी करेंगे, आपको वो देंगे। मुझे सरकार में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में 1 साल बचा है और मैंने चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मुझे तो टिकट की बात बताओ तुम, क्या मुझे चुनाव लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। बड़ा अच्छी उनसे बात हुई, काफ़ी देर इस बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ। मैंने कहा तुम क्या, वो बोले जो एटिकेट्स
के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या टिकट है तुम्हारे, 6 महीने तुम टाइम नहीं देते, ये टिकट में आता है। तो उससे मेरी काफ़ी गर्मा गर्मी बात हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला के हमने उनसे राय ली। सबकी राय थी जी यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमारा विरोधी है वहाँ फिर वही रस्साकसी रहेगी टिकट के मामले में, फिर टिकट काट देंगे। तो इसलिए वक्त से ही फैसला करो। और आने वाला समय कांग्रेस का लग रहा है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोगों का फ़ायदा होगा, इलाके का विकास होगा, इसलिए हमने ये फैसला लिया। जगदीश जी, एक बात, आप तो सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी में जैसे मनोहर लाल ने एश्योर किया आपको और फिर बात नहीं बन पाई, राष्ट्रीय दलों में कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि नहीं बन पाई बात, और आप कह रहे हो कि मेरा विरोधी वहाँ पहले से मौजूद था। ऐसी परिस्थिति बन जाए आपका विरोधी फिर कांग्रेस में आ जाए, आपके साथ फिर वैसी परिस्थिति बन जाए। राष्ट्रीय दलों में इस तरह की परिस्थितियां तो कभी भी आ सकती है। तो मेरा वहाँ भी सवाल पूछ रहा था मैं, व्यक्ति विशेष के लिए या विचारधारा के लिए आपका कांग्रेस में जाना किस तरह हुआ है, किस उद्देश्य को लेकर हुआ है, लंबी पारी खेलनी है, किस तरह से जो आप कांग्रेस पार्टी को किस रूप में आपने ज्वाइन किया है? लंबी पारी खेलने के लिए किया है। अब हम इस पार्टी में काम करेंगे और निश्चित तौर पर इसमें तवज्जो मिलेगी। इस पार्टी में लोगों को सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं है। पीछे का इनका रिकॉर्ड देखिए आप, जो इनकी पार्टी में रहे हैं उनका स्थान है अपना एक। यहाँ बीजेपी में ऐसा कोई स्थान नहीं है किसी का भी। और विचारधारा की बात, ये विचारधारा तो हम किसकी विचारधारा है? 5 साल राज के मजे लूटते हैं, 5वीं साल कहने लग जाते हैं हमारी चलती नहीं है, छागे जब सरकार नहीं आती दिखाई देती तो दूसरी पार्टी में कूद जाते हैं। वो विचारधारा है? विचारधारा रह कहाँ गई है? अच्छा, आप 4 साल तो लगातार एक ही पार्टी में रहे, आप और राव इंद्रजीत सिंह। कभी हाथ मिले, कभी बातें हुई, कभी भी? ना, मेरी कभी बात नहीं उनसे कभी बात नहीं। एक बात, काफ़ी लंबे समय से हम कभी आए ही नहीं आमने सामने। कभी मैं जाते नहीं, मीटिंगों में जाता नहीं, ना मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई। ऐसा सुनने में आता है कि एक बार मध्य प्रदेश के किसी नेता के माध्यम से कई वर्ष पहले आपका प्रयास था कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का, और वो प्रयास सिरे नहीं चढ़ा था। आप उचित समझें तो क्या उसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, हुआ था, प्रयास किया था 2009 में। मेरे रिश्तेदार थे, डिप्टी सीएम रहे थे वो मध्य प्रदेश के सुभाष यादव जी, और उनके बेटे अरुण यादव केंद्र में मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम आपको कांग्रेस में लाना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारी मुलाकात हुई थी हरियाणा भवन में कि आपको चुनाव लड़वाएंगे कांग्रेस से, लेकिन वो बात सिरे चढ़ी नहीं थी। हम दक्षिण हरियाणा की बात करें, पानी का अभी भी अभाव है। कांग्रेस की सरकार भी आई, भाजपा की सरकार भी 9 साल से, पिछले 40 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि अहिरवाल के इस दक्षिण हरियाणा के इलाके में धान पैदा होगी, गन्ना पैदा होगा, लेकिन वो समाधान आज तक हुआ नहीं है, लंबे समय से लटका हुआ है। आप अब कांग्रेस में शामिल हुए हो, अपनी तरफ से क्या इलाके की पैरवी करेंगे जिससे यहाँ का जो पानी का इश्यू है वो थोड़ा बहुत हल हो सके? आज हुड्डा साहब कह भी रहे थे हांसी बुटाना में पंक्चर नहीं हो पाया, हम प्रयास करेंगे, बीजेपी नहीं कर पाई। हाँ, नहीं, प्रयास करवाएंगे, अपना हक लेंगे। इस इलाके को पानी मिलना चाहिए, SYL का पानी भी देना चाहिए। बहुत लंबा अरसा हो गया पानी वेस्ट जा रहा है, मिल नहीं रहा। ये प्रेस्टीज इशू बढ़ा रखा है, ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसको सीरियसली किसी ने लिया ही नहीं। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए SYL को ले आते हैं चुनाव में, उसके बाद भूल जाते हैं। अब यहाँ मैं ये सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बहुत जगह ये सवाल उठा है कि अहिरवाल की राजनीति है, दक्षिण हरियाणा की राजनीति एंटी राव और प्रो राव चलती रही है। आपको एंटी राव में गिन लेते हैं, कुछ को प्रो राव में गिन लेते हैं, और ये कहते हैं कि अहिरवाल के नेता सदा लड़ते रहते हैं और इस कारण इलाके का विकास नहीं हो पाता। आपका स्पष्ट दृष्टिकोण इस बारे में जानना चाहेंगे? जो नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एंटी राव और प्रो राव ये पहले था मुद्दा, 20 साल पहले, आज नहीं है वो। आज तो अगर किसी गांव में आप जाओगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्पेशली, तो लोग ये कहेंगे ये जगदीश यादव का समर्थक है, ये राव इंद्रजीत का समर्थक है। आपने अपने पॉजिटिव वोट बनाए। मैं नेगेटिव किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहा। मैं अपने अच्छे काम कर करके समर्थन लिया मैंने, मैं किसी की बुराई करके समर्थन नहीं लिया। और राजनीतिक तौर पर हम विरोधी होंगे, मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी थोड़ी है, मेरा क्या बंटवारा हो रहा है उनसे। तो राजनीतिक तौर पर हम करते हैं, क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ कि जो सत्ता में रहा है वही तो काम करेगा।
जो सत्ता में नहीं रहा वो बेचारा काम कैसे करेगा? जिसके हाथ में सत्ता ज़्यादा रही है उसका दायित्व बनता है उस इलाके को आगे ले जाए, और अगर पिछड़ापन है तो उसका जिम्मेवार भी वही है। मैं इस बात पे विरोध करता हूँ बस। यही विरोध है आपका। अभी पानी के इश्यू पर हमारी बात हुई, आप ढांचागत सुविधाओं की बात कर रहे थे कि हमारे कार्यकाल में ढांचागत विकास हुआ। अभी एक कल्पना करते हैं, आपके लिए तो शुभ कल्पना है कि आप विधायक बन जाते हैं, कांग्रेस टिकट दे देती है। आपका विजन क्या है? कोसली को पहली बड़ी मांग अगर आपको करनी हो कि कोसली के लिए मुझे ये चाहिए, मेरा कोसली यहाँ पिछड़ा हुआ है, तो आप क्या मांगेंगे? देखो ऐसा है वैद जी, वैसे कोसली की बात छोड़ दीजिए आप, मैं गांव की बात करता हूँ। आज जो गांव की हालत है ना, वो हम ये टाइलें लगाने से या पक्की गली करने से समाधान नहीं होने वाला। गांव कीचड़ से लदे पड़े हैं, और जिन गांवों के जोड़ गांव के बीच में आ गए, उन गांवों की हालत अगर आप देखोगे तो आपको बड़ी दयनीय हालत है। सारे गांव का गंदा पानी उन जोड़ों में भरा पड़ा है, मच्छर खा रहे हैं, अब डेंगू फैल रहा है, बीमारियों का घर हो गया है। सबसे अगर अहम काम कोई है तो ये गंदे पानी की निकासी का काम है। ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। गांव में जहाँ ढलान हो वहाँ इस गंदे पानी को निकाला जाए, और उसके लिए भी प्लान है कि आप गांव के पास अगर पंचायत लैंड है तो उसमें प्लांटेशन करवाएं। यूकलिप्टस के पेड़ ऐसे होते हैं जो पानी को सोख लेते, पी लेते हैं। हमें शहर के नज़दीक, गांव के नज़दीक जहाँ पंचायत लैंड हो वहाँ प्लांटेशन करवाओ और गांव का गंदा पानी उसमें छोड़ो। दो फायदे होंगे, गांव को इस बीमारी से निजात मिलेगी, दूसरा आमदनी होगी पंचायत की, पौधारोपण होगा, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस प्रकार की योजना हमें बनानी चाहिए। अब हम गाँवों में क्या करते हैं, गलियों पे करोड़ करोड़ रुपये लगा देते हैं, सरकार ने दे दिया, निकासी सारा पैसा बेकार जा रहा हो। इससे बढ़िया तो ये है कि आप गांव के नज़दीक पंचायत लैंड नहीं है तो 4-5 एकड़ एक्वायर करो, गवर्नमेंट पैसा दे। 5 करोड़ यहाँ क्या है, 50 लाख रुपए का एकड़ था, वो 2-2.5-3 करोड़ में मिल जाएंगे। वो ज़मीन ले करके उसमें प्लांटेशन करवाएं, जहाँ ढलान हो गाँव का, जहाँ आराम से पानी निकासी हो जाए, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमें बनाने चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिले। दूसरा, पीने का पानी जो है ना, उसकी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, शुद्ध पानी मिले। अब क्या है, वो फिल्टर लगा रखे हैं, जहाँ ये वाटर वर्क्स हैं वहाँ प्रॉपर काम नहीं करते, वो गंदा पानी चला जाता है। इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। दूसरा, एक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के लिए क्या है कि अब जैसे स्वास्थ्य फ्री होता है, ऐसे ही स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन पे है, अब सारा तो प्राइवेट हो गया। अब गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता बच्चे को, इतनी बुरी हालत है। फैशन हो गया, एक दूसरे को देख के सब प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। हमें एजुकेशन सिस्टम को, बहुत काम की बात करें, स्वास्थ्य और शिक्षा में ऐसा ही है, तो उस पर जोर देने की आवश्यकता है भाई। तो उस पर ध्यान देना होगा। ये सब दिखावे की चीज़ नहीं है, ये मूलभूत सुविधाएं यही है जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो और सर्वांगीण विकास उस इलाके का। ये 1991 फिर 1996 1996 आता है, आप चुनाव जीतते हैं। उसके बाद में बंसीलाल को छोड़ करके एक साथी चल देते हैं। आप बहुत दिन विचार करते हैं, आखिर में फैसला लेना पड़ता है। उस समय की थोड़ी परिस्थितियां जानना चाहूँगा। मैं चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहा, उनकी सरकार गिर रही थी, विधायक छोड़ के चले गए, दूसरी सरकार बना ली, मंत्री पद ले लिए उसमें। मैं उनके साथ नहीं गया छोड़ के, मैं बंसीलाल जी के साथ रहा, क्योंकि मेरे एक वसूल है कि बुरे वक्त में अगर साथ छोड़ दिया तो वो साथी क्या है। इसलिए बुरे वक्त में मैं साथ नहीं छोड़ता कभी किसी का, ना मैं किसी को धोखा दिया मैंने राजनीति में। बंसीलाल जी पहले उनके साथ में रहा, मेरे से बल्कि मुझे बुलाया गया, कर्नल राम सिंह जी ने मेरे से कहा भाई सरकार गिर रही है, आप भी आ जाओ। मैं कर्नल साहब, मैं तो देखो कल गिरनी हो तो आज गिर जाओ, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। देखो, मैं बड़ी स्पष्ट बात कही थी मैंने। वो बोला ठीक है, मैं छोड़ के नहीं गया। बाद में जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो आपको याद होगा कि करगिल का जो युद्ध हुआ था, देश में एक माहौल बना था, शहीदों के प्रति भावनाएं जागृत हो गई थी। तो हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सुधा यादव को उम्मीदवार बनाया। वो कारगिल की वीरांगना थी, उनके पति शहीद हुए थे, पहले शहीद थे वो,
तो उनको जब टिकट दिया तो मेरा एक मन में मेरे बात आई कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। पार्टी लाइन से हट के मैंने मीटिंग बुलाई वर्कर्स की, उनसे बात की, और पार्टी में विकास पार्टी में ही था मैं, लेकिन मैंने ऐलान किया कि हम सुधा यादव को समर्थन देंगे, और हमने समर्थन दिया, उनको मदद की, उनको जितवाया। और वो तो जीत रही थी, वो तो माहौल था, लेकिन फिर भी हमने भी अपना साथ उनको दिया। उसके बाद जब उनके साथ हम आए तो थोड़ा सा बंसीलाल जी से दूरी हो गई। उनके पास पे दूसरा ये था, वो पार्टी चलने वाली थी नहीं, वो कांग्रेस में जाना चाहते थे, चर्चा शुरू हो गई थी। हाँ, मैं कांग्रेस में जा नहीं सकता था। एक दिन तो बल्कि बंसीलाल जी ने मुझसे कहा कि जगदीश तो शाम से अगर बंसीलाल को टिकट मिलेगी तो जड़सोना से जगदीश को मिलेगी, आप ये मत सोचो। मैंने कहा बाबू जी ठीक है, लेकिन मैं कांग्रेस से मैं जा नहीं सकता वहाँ, ऐसी हालत है। तो इस वजह से हम फिर चुनाव में जब सुधा यादव के साथ आए तो चौटाला जी के नज़दीक हो गए। वो कहने लगे आप मेरे साथ आओ, तो वो मैं इस वजह से हम उनके साथ चले गए। जैसे आप काम गिनवा रहे थे, उससे तो ऐसा लगता है दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपके कहने से काम तो काफ़ी किए। फिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो बेरली की रैली में पहुंचते पहुंचते आपकी और राव अजीत सिंह के बीच इतनी ज़्यादा द्वंद्व हुआ, इतना ज़्यादा विवाद हुआ कि वो झगड़ा बस ये समझ लो हिंसात्मक झगड़ा होने से बचा बाल बाल? देखो, मैं सैद्धांतिक तौर पर राजनीति करता हूँ। मैं कोई आपसे बताया था, मैं ना लालच में रहता हूँ, ना चापलूसी करता हूँ, ना चमचागिरी करता हूँ। मैं चाहे कितना ही नुकसान हो जाओ, मैं अपने वसूल से नहीं डूबूँगा। इसलिए वो क्या था, वो हमारी रैली थी, और चौटाला जी के पता नहीं क्या दिमाग में आया कि उनको प्रभावित करने के लिए उनके पक्ष में आ गए। वो मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र था एक तरह से, वो कि मुझे स्टेज पे ले जा करके बेइज्जती करना चाहते थे वो पब्लिकली, क्योंकि अच्छा चौटाला जी को ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनको जो ये बहकाने वाले लोग होते हैं राजनीति में, क्या होता है कि जब आप पावर में होते हो तो आपके चारों तरफ ऐसे लोगों का झुंड आ जाता है जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। अब चौटाला जी को कह दिया, समझा दिया कि जी इसका क्या है जी, तो आपका प्रभाव है इलाके में, तो अगर पार्टी का वो है ग्राफ बढ़ रहा है, तो रैली सब ने मिल के की थी, लेकिन रैली में आदमी तो मैं ही लाऊंगा, और किसी पल्ले कुछ था नहीं। उनको ये नहीं पता था ये 25-30 हज़ार आदमी बैठे हैं, तो जगदीश यादव के समर्थक हैं। उनको ये वहम खा गया कि ये तो हम ले आए भाई, ये दूसरे ले आए चौटाला जी। उनको अंदाजा नहीं था आपकी भीड़ है। हाँ, तो उन्होंने इस तरह का पंगा ले लिया। और पंगा क्या लिया कि राव अजीत सिंह जी कह बैठे कि भाई मैं देखूंगा कैसे टिकट मिलेगी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इस तरह कुछ बोल दिया था। तो थोड़ा सा इसमें तलखी होगी, अतीत की कड़वाहट भूलने का प्रयास करेंगे। हाँ। आपने 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया, चौधरी बंसीलाल के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ, और दोनों का काम राजनीति में सक्रिय होने के बाद बहुत नज़दीक से देखा, भूपेंद्र हुड्डा का और मनोहर लाल का। इन चारों के जब विकास की दृष्टि से कामों को देखते हैं तो आप किसको कहाँ खड़ा पाते हैं? देखो, इनमें सबसे अव्वल तो बंसीलाल जी रहे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग था, उनका विजन था। आज हरियाणा प्रदेश में अगर मूलभूत सुविधाएं दी तो चौधरी बंसीलाल ने दी। उस ज़माने में कोई सोच नहीं सकता था कि हर गांव को सड़क से जोड़ देंगे, हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो हमारे इलाके को हुआ, जो पिछड़ा हुआ इलाका था। यहाँ कौन ले आने वाला था? अगर वो सारे प्रदेश की ना कहे तो हमें तो 20 साल और नहीं मिलती ये चीज़ें। तो ये सब उनकी देन है। ये वाटर सप्लाई स्कीम सारी उन्होंने शुरू करवाई। हमारे इलाके में तो 32 गाँव में पानी जाता था। खुशपरा एक वाटर सप्लाई स्कीम थी, जहाँ होम मिनिस्टर इंडिया के आए थे, उमाशंकर दीक्षित उद्घाटन करने आए थे। और आप ताजो करो, सड़क नहीं थी जब, उसको रोढ़ाई होकर, एक सड़क थी रेवाड़ी से रोढ़ाई होकर लेके आए थे, पर कच्चे में से ले गए थे कहाँ उद्घाटन के लिए। तो इस तरह के काम उन्होंने किए। नहर का कुछ, अब ये हम नहर का पानी मांग रहे हैं, ये नहर अगर बंसीलाल जी ना बनाए तो हम कहाँ से पानी ले आते? कोई सोच सकता था नहरी स्कीम में भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लागू हो जाएगी? मतलब एक अजूबा था ये कि भाई कैसे ले आएगा, इतने 50 फुट ऊपर जो ज़मीन है उसमें पानी कैसे चढ़ जाएगा? उसने चढ़ा के दिखाया। आप पूछ रहे थे 4 मुख्यमंत्रियों का, तो मैंने पहले तो बंसीलाल जी का बताया है, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत काम किए हैं। विशेष तौर पर हमारे इलाके के लिए अगर हम देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में हुड्डा जी ने बहुत किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई महेंद्रगढ़ में,
रेवाड़ी में पहली यूनिवर्सिटी बनाई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। डिफेंस यूनिवर्सिटी मंजूर हुई थी, चाहे वो बनी ना हो, वो गुड़गांव में हुई। और मेडिकल कॉलेज और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था जैनाबाद डेहना में, राव वीरेंद्र सिंह के नाम से। तो ये सारी देन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। इन्होंने काम किए, कॉलेज बहुत खोले इन्होंने। गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का नहीं था, रेवाड़ी में नहीं था, कोसली में खोला। इस तरह से काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो बंसीलाल जी के बाद में मान ले भूपेंद्र हुड्डा ने दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल में काफ़ी काम किया। अलग अलग फील्ड की बात है। देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सोच दूसरी डिफरेंट थी। वो सरकार आपके द्वार लगाते थे, वो गाँव को सीधा पैसा देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बहुत दिया गाँव में, सरकार आपके द्वार लगा के पंचायतों को पैसा दिया। लेकिन जब चुनाव आए और हम वोट मांगने गए तो उन्होंने कहा जी सरपंच से ले लो वोट, फिर पैसा तो वो खा गए सारे। तो मनोहर लाल की कुछ भी नहीं बता रहे उपलब्धियां। मनोहर लाल जी की उपलब्धि मुझे तो पता नहीं, यहाँ के मेरे को तो समझ में आई नहीं कि उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया। प्रचार बहुत करते हैं। साइकिल रैली आई तो थी यहाँ, साइक्लोथॉन क्या कहते हैं उसको, वो मनोहर लाल जी की नशा मुक्ति के लिए। नशा मुक्ति का अभियान भी अच्छी बात है, उन्होंने चलाया हुआ है। तो इस तरह के ड्रामे कई हो रहे हैं, तो वो उनकी देन है। अच्छा, अब 2-3 नेशनल इश्यूज हैं और वो स्थानीय इश्यूज को भी प्रभावित कर रहे हैं। एक ओबीसी का इशू राहुल गांधी पिछले कई दिन से उठा रहे हैं कि 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरीज ओबीसी से हैं। आप खुद ओबीसी वर्ग से हैं। आप क्या मानते हैं कि इस तरह का भेदभाव लंबे समय से जो चला आ रहा है, कांग्रेस के समय भी था, राहुल गांधी ने रिग्रेट भी किया इसका, उन्होंने रिग्रेट किया एक सवाल के जवाब में। आप क्या मानते हैं ओबीसी की बेहतरी के लिए अब क्या होना चाहिए, जो क्या विजन आपके पास है? नहीं, उनको देना चाहिए, तो पूरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि देश में जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक बनता है। ये राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था, ओके, और सभी कहते हैं इस बात को। तो जो पिछड़े लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो वो कैसे जीवन यापन करेंगे? उनको सम्मान के साथ ज़िंदगी जीने का उनको भी अधिकार है, देना चाहिए। जनसंख्या, ये अभी जो बात आ रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कर देनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है? जनगणना जब होती है, लिखते ही है, उसको ओपन कर दो, पता लग जाए डेटा किसका कितना है हक है, पता लग जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। यादव साहब, आपके यहाँ लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अरविंद शर्मा और विधानसभा में लक्ष्मण यादव। दोनों की कार्यप्रणाली 4 साल में आपने देखी है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इस दौरान हुए कामों से कहाँ तक संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट हुआ ही नहीं। आज आप जाके पूछ लो, आप लोग कहते हैं हमारे तो विधायक है ही नहीं। ऐसी हालत कर दी है कि 2 बार ये विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के, 2 बार सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की 10 साल, उसके बाद लोगों को कुछ नहीं मिला, ना इलाके को कोई फ़ायदा हुआ। उससे पहले भी यही हालत थी, जो विधायक था वो सरकार उनकी थी, फिर नहीं हुआ। तो जब तक प्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा, काबिल नहीं होगा, काम करवाने के लायक नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सरकारें तो काम करती रहती हैं, लेकिन लोग, स्थानीय प्रतिनिधि जब तक लायक नहीं होगा, जो काम करवा सकता है, जिसको पैरवी नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा लोकल राजनीति पे बात करते हैं। आप मिनिस्टर रहे थे, फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट संभाला, ट्रांसपोर्ट का संभाला, चौटाला के मंत्रिमंडल में भी रहे, बंसीलाल मंत्रिमंडल में रहे। आपकी ऐसी क्या उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच ये कह सकते हैं कि मुझे दोबारा चुना जाए, मैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि हूँ और मैंने मंत्री रहते हुए ये क्षेत्र के लिए काम करवाए? वैसे बेहतर तो ये होगा आप मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से ये बात करें, क्योंकि वो बेहतर बता सकते हैं कि आप काम करो और उन पर कोई असर ना हो, उसका कोई फ़ायदा ना मिले उनको, तो वो उसका श्रेय नहीं देंगे। और अगर आप मुझसे ही पूछना चाहते हो तो मैंने मूलभूत सुविधाएं दी उनको। सन 1996 में जब मैं विधायक बना, उससे पहले कि अगर जटसोना हल्के की हालत देखोगे, आप देखते तो इतनी बुरी हालत थी, कहीं एक ईंट नहीं लगी थी। सभी गाँव के रास्ते कीचड़ से लदे पड़े थे, गाँव में घुसने का रास्ता नहीं था। सभी गांव में अगर रास्ते पक्के करवाने का शुरुआत में मैं करवाए तो मैंने करवाए। वो एक उपलब्धि। जहाँ गांव में हम मीटिंग करते थे वहाँ भी जा नहीं सकते थे, गाड़ियाँ फंस जाया करती, सब रास्ते मैंने पक्के करवाए। गांव में स्कूलों के दर्जे नहीं बढ़े थे कई साल से,
उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती थी, प्राइवेट स्कूल नहीं थे इतने। मैंने 37 स्कूलों के दर्जे बढ़ाए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ 115 गांव थे जाटसाना में, वहाँ 37 स्कूल अपग्रेड किए मैंने 37 गाँवों में। और उसमें भी +2 का जो स्कूल था वो बड़ी अहमियत होती थी उसकी, क्योंकि बच्चों को दूर ना जाना पड़े, इसलिए मैंने बगैर किसी सिफारिश के जितने बड़े बड़े गांव थे उन सब में +2 के स्कूल बनाए कि 5 किलोमीटर से ज़्यादा बच्चों को चल के ना जाना पड़े, 5 किलोमीटर के ही रेडियस में वो बच्चे पढ़ पाए। इस तरह से बड़े बड़े गाँव मैंने सब बनाए। टहीना गांव रेवाड़ी जिले का सबसे बड़ा गांव था उस समय, कोसली उसमें शामिल नहीं था रेवाड़ी में। डहीना गांव में भी +2 स्कूल नहीं था, वो मैंने बनाया। आप देखिए डहीना से चलो जाटसाना की तरफ तो डहीना का बनाया, कंवाड़ी का मैंने बनाया, मोतला कलां का मैंने बनाया, बेरली खुर्द में बनाया, बोड़िया कमालपुर में बनाया, दडोली में बनाया, रोढ़ाई में बनाया, लाला में हाई स्कूल बनाया। इस तरह से बुड़ोली में मैंने बनाया, भोजावास, कनीना, कोसली, नाहाड़, ये सब +2 के स्कूल, धनौदा, ये सब मैंने बनाए थे। 15 स्कूल +2 के अपग्रेड की थी इसमें 37 में। तो इस प्रकार से स्कूलों का जाल बिछाया हमने ताकि बच्चों को के पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। पीने का पानी नहीं था, खारी पानी था। 15 वाटर वर्क्स बनवाए मैंने अपने हल्के में, जो 2-3 करोड़ में एक बनता था उस समय। 15 वाटर वर्क्स नहर पर आधारित जल वितरण योजनाएं बनवा करके 5-5, 7-7 गाँवों को जोड़ करके सब में वाटर सप्लाई की सुविधा दी। ये काम करवाए हमने। अप्रोच रोड, जहाँ लिंक रोड नहीं थे वो करवाए। तो इस प्रकार से मैं वन विभाग का मंत्री था, वन विभाग में पौधारोपण हमने करवाया। दूसरा, हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आए थे, सामुदायिक वानिकी प्रोजेक्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। जाटसाना को वन मंडल बनाया था। तो वो हरियाणा प्रदेश में 5 डिवीज़न बनने थे उसमें, और 125 करोड़ रुपए आया था, यूरोपियन यूनियन की ग्रांट थी ये। 5 डिवीज़न बनने थे, मैंने 5 में से एक जाटसाना का डिवीज़न बनाया था मैंने अपने हल्के में, गांव लेवल पे नहीं तो डिवीज़न जिलों पे होते थे, 2-2 जिलों के बनते हैं। मैंने जाटसाना को बनाया, और जाटसाना में सब डिवीज़न उसके 3 बनाए, एक जाटसाना सब डिवीज़न, एक नाहाड़ सब डिवीज़न, एक कनीना सब डिवीज़न। तो इस प्रकार से हमने गाँव में काम करने का प्रयास किया। छोटे छोटे गाँव हैं, इन पर सुविधाएँ नहीं हैं, पीने का पानी दो, इनको स्कूल दो, सड़कें दो, और ये पौधारोपण करवाओ, और वो पैसा भी गांव की पंचायतों को ही मिलना होता था। तो इस प्रकार की योजनाएं हम बना के लाए थे। तो ये कोई वैसे ही थोड़ी सोच लिया है, इसलिए लोग मेरे साथ थे। फिर रोजगार में हमने पूरा हिस्सा लिया। कभी रोजगार में मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र को पीछे नहीं रहने दिया कि ये बराबर का हक दो जी इस इलाके को। अब एक ही कोई गाँव ऐसा नहीं जिसमें 10-15 लड़के नौकरी नहीं लगे हों उस दौरान, तो सबको हक मिला है। 10-10 लड़के तो हमने सब इंस्पेक्टर सीधे लगे हमारे टाइम, तो लोगों को रोजगार मिला है। आज इसलिए लोग याद करते हैं, वरना तो मैं तो 2005 तक तो चलो सरकार थी चौटाला जी की, मैं चुनाव तो नहीं जीत पाया था, लेकिन सरकार तो थी, और 2005 के बाद तो मैं सत्ता में रहा ही नहीं। आज तक अगर लोग जुड़े हुए हैं तो वो काम की वजह से जुड़े हुए हैं कि उस समय मैंने उनका काम किए। दूसरा सबसे बड़ा काम मैंने किया, वो किया, मैं उनको सम्मान दिया। मेरे से पहले तो मेरे विरोधियों के तो कोई घुस नहीं सकता था, वो तो लोगों से मिलते ही नहीं थे। मैंने आम आदमी की सीधी अप्रोच की, मुझे सीधा आके कोई मिल सकता है। मैंने ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म किया, कोई ठेकेदार नहीं, कोई पीए नहीं, सीधा आओ मेरे से मिलो, आप अपनी बात अपने मुंह से कहो और आपका पूरी मदद की जाएगी। आम लोगों से मिलता था मैं तो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।